हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। प्रैक्टिस का 9वां वीडियो है। 8 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जो 2023 में आपके एग्जाम हुए थे, तो उन सभी के क्वेश्चन मैं कंप्यूटर के करवा चुकी हूँ, जीके के भी करवा चुकी हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पहला है थार, दूसरा है कालाहारी, तीसरा है सहारा और चौथा है खरन। तो सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह अफ्रीका महाद्वीप में है, ये भी याद रखिएगा। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो आप लोग याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अंग्रेजी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। पहला है ओशिनिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अफ्रीका और चौथा है एशिया। अब इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक अंग्रेजी जो बोली जाती है वह किस महाद्वीप में बोली जाती है। तो सर्वाधिक अंग्रेजी बोली जाती है ओशिनिया में। अब आप लोग कहेंगे कि मुख्य रूप से आपको जो महाद्वीप पढ़ाए गए हैं उसमें ओशिनिया शामिल नहीं था। तो ओशोनिया ओशिनिया जो है प्रशांत महासागर में फैले द्वीपों और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर एक महाद्वीप कहा जाता है ओशिनिया। तो इसका नाम याद रखिएगा और इसमें ही सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप का देश है। पहला है बेलारूस, दूसरा है कोसोवो, तीसरा है साइप्रस और चौथा है एस्टोनिया। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है साइप्रस। साइप्रस जो देश है ये एशिया महाद्वीप में है, लेकिन एक हिस्सा इसका यूरोप में भी है, तो ये भी याद रखिएगा। और बेलारूस, कोसोवो और एस्टोनिया ये सभी यूरोपीय देश हैं, तो ये भी याद रखिए। इसका एक हिस्सा यूरोप यूरोप में है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नांकित देशों और उनके सामने उल्लिखित वहां की आधिकारिक मुद्रा के युग में कौन से युग्म सही हैं। पहला है भूटान, नगुलट्रम, दूसरा है ऑस्ट्रिया यूरो, तीसरा है घाना सेडी और चौथा है अर्जेंटीना रियाल। अब जो युग्म सही हैं वह हमें बताने हैं। तो भूटान की नगुलट्रम है, ये तो सही है। ऑस्ट्रिया की यूरो है, ये भी सही है। घाना की सेडी है, ये भी सही है। लेकिन अर्जेंटीना की रियाल नहीं है, बल्कि अर्जेंटीना की पेसो है। अब इसमें रियाल लिखा है तो ये गलत है। ए बी सी इसमें सही है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। रियाल किसकी है, तो रियाल जो है ब्राजील की है, ब्राजीलियन रियाल कहा जाता है। तो ये भी याद रखिए, इसमें ए बी सी सही है, पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और संबंधित देशों को युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला है न्यूरेमबर्ग फ्रांस, दूसरा है रिवोनिया दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है वर्साय जर्मनी और चौथा है सेंट पीटर्सबर्ग इंग्लैंड। तो जो सही सुमेलित है वह हमें बताने हैं। तो रिवोनिया दक्षिण अफ्रीका ये सही सुमेलित है, तो बी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर।
न्यूरेमबर्ग ये जर्मनी में है, फ्रांस में नहीं है। और वर्साय ये फ्रांस में है, जर्मनी में नहीं है। और सेंट पीटर्सबर्ग ये इंग्लैंड में नहीं बल्कि रूस में है। तो ये गलत है, सिर्फ बी सही है, बी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश को भारत से अबू धाबी घूमने जाना है। उसके पास भारतीय रुपए हैं, वह अबू धाबी जाकर वहां की मुद्रा में भारतीय रुपए को बदलना चाहता है। राकेश को वहां किस नाम की मुद्रा मिलेगी? पहला है दिरहम, दूसरा है तोमन, तीसरा है रियाल और चौथा है दीनार। तो बात अबू धाबी की हो रही है, तो अबू धाबी जाने के लिए उसे अपनी मुद्रा को दिरहम में बदलवाना पड़ेगा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केवीएस पीआरटी में ये वाला प्रश्न पूछा गया था। छठवां जो मैंने लिया है ये केवीएस पीआरटी में पूछा गया था, और ये वाला जो प्रश्न है ये DSSB पीआरटी 2022 में पूछा गया था। तो पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? तो पीसा की मीनार इटली में स्थित है। पहला विकल्प सही हो जाएगा, इटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? पहला है कीनिया, दूसरा है नामीबिया, तीसरा है तंजानिया और चौथा है नाइजीरिया। तो माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है और विश्व का सबसे ऊंचा एकल पर्वत है। अब ये पूछा गया है किस देश में है, तो ये तंजानिया में है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है और घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार द इन्फिनिटी टावर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। पहला है मनीला, दूसरा है हांगकांग, तीसरा है कुआलालंपुर और चौथा है दुबई। तो विश्व की सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दुबई में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में है दुबई, तो ये भी याद रखिएगा। और जो विश्व की सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार है ये दुबई में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरेबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? पहला है क्यूबा, दूसरा है बरमूडा, तीसरा है जॉर्डन और चौथा है एंगविला। तो कैरेबियन देशों का समूह उत्तरी अमेरिका स्थित द्वीप समूह है। ये कैरेबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास स्थित हैं। अब इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, तो जॉर्डन जो है ये कैरेबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। कैरिबियन जो देश हैं उसमें जॉर्डन शामिल नहीं है, क्योंकि जॉर्डन जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित सीरिया और सऊदी अरब का पड़ोसी देश है। ये भी साथ में याद रखिए। अगला प्रश्न है, विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहला है सऊदी अरब, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है रूस और चौथा है चीन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आप देखते हैं तो सबसे बड़ा जो देश है वह रूस है। रूस के बाद है कनाडा, कनाडा के बाद है चीन और चौथे नंबर पर जो है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। पांचवें पर ब्राजील है, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया है, सातवें पर अपना देश भारत है, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। आठवें पर अर्जेंटीना, नौवें पर कजाकिस्तान और 10वें पर अल्जीरिया। ये 10 देश मैंने आपको बताए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से स्वदेशी लोग रूस के स्टेपीज में रहते हैं? पहला है तुआरेग, दूसरा है किर्गिज, तीसरा है बुशमैन और चौथा है मसाई। तो रूस के स्टेपी प्रदेश के प्राचीन निवासियों को किर्गिज कहा जाता है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है? पहला है कोलंबो, दूसरा है जकार्ता, तीसरा है मनीला और चौथा है सिंगापुर। तो भूमध्य रेखा के निकटतम देश पूछा गया है, तो भूमध्य रेखा के निकटतम जो देश है वह है सिंगापुर।
सर्वाधिक सर्वाधिक निकट पूछा गया है, डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा सबसे छोटा देश है? क्षेत्रफल में पूछा गया है। पहला है वेटिकन सिटी, दूसरा है मोनाको, तीसरा है पलाऊ, पलाऊ है यहाँ पर ऊ बना हुआ है, गलती से ठा बन गया है। तीसरा है पलाऊ और चौथा है सैन मैरिनो। तो दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये सबसे छोटा देश है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, म्यांमार का पुराना नाम है। पहला है माली, दूसरा है बाली, तीसरा है बर्मा और चौथा है भूटान। तो म्यांमार का पुराना नाम पूछ लिया गया है, तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और फिर इसका नाम बदल दिया गया और बदल कर म्यांमार कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंग्लैंड का अटलांटिक महासागर से वही संबंध है जो ग्रीनलैंड का संबंध है। यानी इंग्लैंड का अटलांटिक महासागर से वही संबंध है जो ग्रीनलैंड का संबंध है, किससे है ये पूछा गया है। पहला है प्रशांत महासागर से, दूसरा है अटलांटिक, दूसरा है उत्तर ध्रुव सागर से, तीसरा है अटलांटिक महासागर से और चौथा है दक्षिण ध्रुव सागर से। तो इंग्लैंड का अटलांटिक महासागर से वही संबंध है जो ग्रीनलैंड का अटलांटिक महासागर से है, सी विकल्प सही हो जाएगा। ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इंग्लैंड भी अटलांटिक महासागर में स्थित एक देश है। तो इन दोनों का संबंध अटलांटिक महासागर से ही है, तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? पहला है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है गंगा, तीसरा है सिंधु नदी और चौथा है चांगजियांग। तो कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र बहती है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग नामक हिमवाह से हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस के स्टेपी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से मूल निवासी रहते हैं? तो अभी इस तरीके का प्रश्न आया भी था, दोबारा से आ गया है, तो आप लोगों को पता ही है, किर्गिज, याद रखिएगा। बी विकल्प इसमें सही है। किर्गिज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चीन ने रणनीतिक ठिकाने हम्बनटोटा गहन जल बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? पहला विकल्प है ईरान, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है थाईलैंड और चौथा है यमन। तो ये जो हिस्सा खरीदा था ये अभी नहीं बल्कि 2017 में खरीदा गया था, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आपका बी विकल्प सही है, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, क्रीमिया अब इसका भाग है। पहला है पोलैंड, दूसरा है इराक, तीसरा है रूस और चौथा है ईरान। तो ये रूस का अब भाग है, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये अब रूस का भाग है और ये रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का कारण भी है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? पहला है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है नाइजीरिया, तीसरा है अल्जीरिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका। अब इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो दक्षिण अफ्रीका की है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिनार कहाँ की मुद्रा है? पहला है चीन, दूसरा है इराक, तीसरा है ब्राजील और चौथा है थाईलैंड। तो दिनार जो है ये इराक की मुद्रा है, इराकी दिनार, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ब्राजील की रियाल है,
थाईलैंड की बहत है और चीन की युवान युवान है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस की मुद्रा है, पहला है रूबल, दूसरा है डॉलर, तीसरा है दिनार और चौथा है रुपया। तो रूस की मुद्रा रूबल है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मार्क इस देश की मुद्रा है, किस देश की मुद्रा है मार्क, ये पूछा गया है। पहला है इंग्लैंड, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है आयरलैंड और चौथा है फ्रांस। तो मार्क जो है ये जर्मनी की मुद्रा है, बी विकल्प सही हो जाएगा। इंग्लैंड की है पाउंड स्टर्लिंग, आयरलैंड की पाउंड है और फ्रांस की फ्रैंक है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिल्पा, रोका, लद्दांग निम्नांकित में से किसके अलग अलग नाम हैं? पहला है विवृत खनन, दूसरा है भूकंप की लहरें, तीसरा है वर्षा जल संचयन और चौथा है स्थानांतरित कृषि। तो मिल्पा, रोका, लद्दांग ये किसके नाम हैं अलग अलग? ये है स्थानांतरित कृषि के। स्थानांतरित कृषि को झूम खेती भी कहा जाता है, कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। झूमिंग खेती यानी झूम कृषि ये उत्तर पूर्वी भारत में कहा जाता है, मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, रोका ब्राजील में, लद्दांग मलेशिया में, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौसम में सभी परिवर्तन के कारण होते हैं, किसके कारण मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं ये पूछा जा रहा है। पहला है हवा, दूसरा है दबाव, तीसरा है आर्द्रता और चौथा है सूर्य। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, जिसके कारण क्या होते हैं दिन रात होते हैं, और सूर्य की परिक्रमा करने के कारण क्या होता है ऋतु परिवर्तन होता है। तो सबसे बड़ा कारण क्या बना? सूर्य बना, डी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेवर, पोडू, दहिया खेती के किस प्रकार के भारतीय नाम हैं? दूसरा है काटना और जलाना खेती यानी स्लैश एंड बर्न, हिंदी में कर्तन और दहन, तीसरा है सीढ़ीदार खेती, तीसरा है कृषि वानिकी और चौथा है पशुधन खेती। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है। काटना और जलाना खेती, कर्तन और दहन कृषि, इसे ही झूम खेती कहते हैं। मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया कहा जाता है और आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंदा कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। असम मेघालय में झूम खेती कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल है? पहला है सरसों, दूसरा है मक्का, तीसरा है कपास और चौथा है धान। तो रबी की फसल पूछी जा रही है, तो जो शीत ऋतु में उगाई जाती है, अभी जो मौसम है रबी की फसल का है, तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा सरसों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की है? पहला है जौ, दूसरा है सरसों, तीसरा है मटर और चौथा है पटसन। तो खरीफ की फसल कौन सी है? पटसन। जो मानसून के दौरान फसल बोई जाती हैं वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। इन्हें मई जून के बीच में बोया जाता है जब बारिश की शुरुआत होती है, और अक्टूबर नवंबर में इन्हें काट लिया जाता है। तो चावल, मक्का, दाल, बाजरा, ज्वार, गन्ना, पटसन, कपास ये सभी क्या है? ये खरीफ की फसलें हैं। डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में रबी की फसल के रूप में दलहन की कौन सी किस्म उगाई जाती है?
पहला है चना, दूसरा है उड़द, तीसरा है अरहर और चौथा है मूंग। तो दलहन के रूप में कौन सी फसल रबी की फसल में उगाई जाती है? तो चना। अभी आप देखेंगे चने जो हैं खेतों में लगे हुए हैं, चना है, गेहूं है, सरसों है, ये सभी क्या है? ये रबी की फसलें हैं। शीत ऋतु के दौरान ये बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल तक इन्हें काट लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक गैर धात्विक खनिज है? पहला है अभ्रक, पहला है अभ्रक, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है मैग्नीज और चौथा है सोना। तो गैर धात्विक खनिज पूछा गया है। तो गैर धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातुएं नहीं होती हैं। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, अभ्रक। इसके अलावा चूना पत्थर है, जिप्सम है, ये भी क्या है? ये गैर धात्विक खनिज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरा किस अनाज की किस्म है? पहला है गेहूं, दूसरा है चावल, तीसरा है मक्का और चौथा है आलू। तो बोरा जो है भारत के असम राज्य में उगाई जाने वाली चावल की एक किस्म है और ये चावल पकने पर चिपचिपे यानी कि स्टिकी हो जाते हैं। सीटेट में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, चावल। असम क्षेत्र में ये उगाया जाता है, याद रखिए। किस प्रकार की मिट्टी हल्की, अच्छी तरह से वातित और शुष्क होती है? पहला है रेतीली मिट्टी, दूसरा है चिकनी मिट्टी, तीसरा है दुमटी मिट्टी और चौथा है चिकनी और दुमटी दोनों तरह की मिट्टियां। तो किस प्रकार की मिट्टी हल्की और अच्छी तरह से वातित और शुष्क होती है? तो वह होती है रेतीली। ये हल्की भी होती है, वातित भी होती है और शुष्क होती है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेती काटना और जलाना विधि क्या कहलाता है? बार बार वही प्रश्न पूछा गया है और घुमा फिराकर झूम खेती कहलाता है। पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है? पहला है मैक्सिको, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान और चौथा है जर्मनी। तो कौन सा देश सर्वाधिक सोना उत्पन्न करता है? तो वह है चीन, प्रथम स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे कहा जाता है। पहला है बॉम्बोजेनेसिस, दूसरा है कैटलिना एडी, तीसरा है जूड और चौथा है भाबर। तो जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे कहा जाता है बॉम्बोजेनेसिस। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान लंबी अवधि के लिए सामान्य स्तर से ऊपर बने रहने पर बनने वाले नियमित जलवायु पैटर्न का नाम बताएं। पहला है ला नीना, दूसरा है एल नीनो, तीसरा है एल एटमॉस्फेरा और चौथा है एल ओसिलासिओनेस। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह बी विकल्प है, एल नीनो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में की जाती है? पहला है पहाड़ी ढलानों पर, दूसरा है समतल मैदानी भागों पर, तीसरा है हिमनदी पर्वत शिखर पर और चौथा है तटवर्ती भूमि पर। तो पहाड़ी जो ढलान होते हैं उनमें ऐसे सीढ़ीदार खेती की जाती है, ऐसे खेत बनाए जाते हैं। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिमालय, एंडीज और आल्प्स के पर्वतीय क्षेत्र में इनमें से किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? पहला है ध्रुवीय जलवायु, दूसरा है उच्च भूमि जलवायु, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय जलवायु और चौथा है आर्द्र सूक्ष्म उष्ण जलवायु। तो हिमालय, एंडीज और आल्प्स के पर्वतीय क्षेत्र में उच्च भूमि जलवायु का अनुभव होता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब समय और स्थान के
समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि को चिन्हित किया जाता है तो निम्न को कहा जाता है। पहला है कृषि सूखा, दूसरा है मौसम संबंधी सूखा, तीसरा है जल संबंधी सूखा और चौथा है पारिस्थितिक संबंधी सूखा। तो जब समय और स्थान के समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि को चिन्हित किया जाता है तो वह मौसम संबंधी सूखा कहलाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। मौसम संबंधी सूखा एक ऐसी स्थिति होती है जब अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि होती है जो समय और स्थान के समान वितरण के साथ होती है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाओं से भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है। उस घटना को क्या कहते हैं जो भारत में मानसून की प्रबलता को बढ़ा सकती है? पहला विकल्प है व्यापारिक कंपन, दूसरा है हम्बोल्ट धारा, तीसरा है एल नीनो और चौथा है ला नीना। तो पूछा गया है जो भारत में मानसून की प्रबलता को बढ़ा सकता है तो वह है ला नीना। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम उनके संबंधित बायोम के साथ दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता? पहला है टैगा समशीतोष्ण पतझड़ वन, दूसरा है स्टेपी समशीतोष्ण, तीसरा है सवाना उष्ण और उपोष्ण घास के मैदान और चौथा है सेलवास विश्वतीय वर्षा वन। तो इसमें जो मेल नहीं खा रहा है वह बताना है। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है टैगा समशीतोष्ण पतझड़ वन, ये गलत है क्योंकि टैगा जो है, टैगा एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम है, समशीतोष्ण नहीं है। तो यही गलत है और गलत ही पूछा गया था। अगला प्रश्न है मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हीलियोफाइट, दूसरा है हेलोफाइट, तीसरा है जीरोफाइट और चौथा है एपीफाइट। तो मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट या लवणोद्भिद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिकेन एक, पहला है शीतोष्ण चक्रवातीय प्रणाली, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय प्रणाली, तीसरा है शीतोष्ण प्रति चक्रवातीय प्रणाली और चौथा है उष्ण कटिबंधीय प्रति चक्रवातीय प्रणाली। तो हरिकेन जो है एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय प्रणाली है। बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापानी भाषा में हार्बर वेव्स को किस नाम से जाना जाता है? पहला है तूफान यानी हरिकेन, दूसरा है सुनामी, तीसरा है प्रचंड तूफान टाइफून और चौथा है चक्रवात। तो जापानी भाषा में हार्बर वेव्स को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद कराची बंदरगाह का पाकिस्तान में चले जाने से हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए विकसित किया जाने वाला पहला बंदरगाह कौन सा था? पहला है मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, दूसरा है गोवा स्थित मारमागांव बंदरगाह, तीसरा है कच्छ स्थित कांडला बंदरगाह और चौथा है हल्दिया स्थित हल्दिया बंदरगाह। तो इसमें आपका सी विकल्प सही है, कच्छ स्थित कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह पहला बंदरगाह है जिसे गुजरात राज्य में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया। कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है जो गुजरात के कच्छ जिले में गांधीधाम शहर के निकट स्थित है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ठंडे मरुस्थलों जैसे लेह के घरों के संबंध में सही है? पहला है इनकी छत वलाव नुमा होती है, दूसरा है इनमें केवल भूतल होता है, तीसरा है इनकी दीवारें मिट्टी और गाय के गोबर से बनाई जाती हैं और चौथा है इनकी छत पेड़ के मोटे तनों से बनाई जाती है। तो इनकी जो छतें होती हैं पेड़ के मोटे तनों से बनाई जाती हैं। घर 2 मंजिला होते हैं और निचली जो मंजिल होती है उसमें जानवरों को और जरूरी सामान को रखा जाता है और जो घर के सदस्य होते हैं वह दूसरी मंजिल पर रहते हैं। और जब बहुत अधिक सर्दी होती है तो सभी लोग नीचे रहने के लिए चले जाते हैं और जो निचली मंजिल होती है उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्य राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? पहला है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दूसरा है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, तीसरा है राज्य लोक निर्माण विभाग और चौथा है नगर निगम परिषदें। तो राज्य राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा। सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? पहला है ज्वार भाटा, दूसरा है
कोरियोलिस बल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा है ग्रहण। तो पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम पूछा गया है, तो कोरियोलिस बल। यह एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, तो ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पहला है समदाब रेखा दबाव, दूसरा है समवर्षा धूप, तीसरा है समताप रेखा तापमान और चौथा है आइसोहेलाइन और खारापन। तो इसमें जो युग्म गलत है, लिखा है समरेखा वर्षा धूप, तो ये गलत है, क्योंकि ऐसी रेखा जहां पर होने वाली वर्षा समान होती है समवर्षा रेखा कहलाती है, धूप नहीं कहलाती। तो बी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो 50 प्रश्न मैंने आज की वीडियो में लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कंप्यूटर वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करवा रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।